आज अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है। We will make America great again. अगर अमेरिका किसी भी कंट्री पर सैंक्शन लगाता है तो रातों रात उस कंट्री की इकोनॉमी मलिया-मेट हो जाती है। Somaliland's largest banknote is equivalent to only 5 pence. लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया के नक्शे पर अमेरिका नाम की कोई सरजमीन मौजूद ही नहीं थी और इस वक्त दुनिया की सुपर पावर थी द ग्रेट ओटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया। और उस वक्त ये एम्पायर इतनी बड़ी और ताकतवर थी कि इसके सामने पूरे यूरोप की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उस्मानिया सल्तनत के डाउनफॉल की असल वजह क्या थी और दूसरी तरफ अमेरिका की वो सरजमीन जिसके बारे में आज से 300 साल पहले तक किसी को पता ही नहीं था, आज वो दुनिया की सुपर पावर कैसे बन गई। तो आइए फिर अमेरिका की डिस्कवरी से लेकर सुपर पावर बनने तक की पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। पंद्रहवीं सदी के शुरू में उस्मानिया सल्तनत अपने पीक पर थी और इनकी यह हुकूमत 3 बरे-आज़मों तक फैली हुई थी। यानी उस वक्त उस्मानिया सल्तनत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। उस्मानिया सल्तनत का इन तीनों बरे-आज़मों के अंदर तजारत और समुद्री रस्तों पर पूरा कंट्रोल था और दूसरी तरफ पूरा यूरोप के अंदर हालात काफ़ी ख़राब थे क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती थी और वो खाने पीने की तमाम चीज़ों के लिए उस्मानिया सल्तनत पर इन्हिसार करते थे क्योंकि यहाँ पर इस इलाके के अंदर खाने पीने की काफ़ी अच्छी चीज़ें होती थी। लेकिन 15वीं सदी के आखिर में जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने स्पेन के अंदर मौजूद मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी तो उस्मानिया सल्तनत ने पूरे यूरोप पर ही पाबंदियाँ लगा दी, जिसकी वजह से पूरे यूरोप के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की भी कमी शुरू हो गई और महंगाई तो वहाँ पर कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में पूरे यूरोप के पास एक ही ऑप्शन था कि अब वो उस्मानिया सल्तनत की बजाय इंडिया की तरफ आकर तजारत करना शुरू करें। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि इंडिया की तरफ आने वाले तमाम समुद्री रास्तों पर उस्मानिया सल्तनत की नेवी का कंट्रोल था। तो ऐसे में अगर ये उस्मानिया सल्तनत की नेवी से बचकर इंडिया आना चाहते थे तो इसके लिए इनको एक लंबा रूट पड़ता था, जिसकी वजह से इनका सफ़र 3 से 4 गुना बढ़ जाना था और जब सफ़र बढ़ना था तो ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जानी थी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन की हुकूमत से इजाज़त लेकर ऑफिशियली अपने साथ 3 जहाज़ लेकर एक ऐसा शॉर्ट रास्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं ताकि वो कम वक्त में इंडिया की तरफ पहुंच जाएं। लेकिन वो रास्ता भटकने की वजह से इंडिया तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन कुदरत ने उन्हें एक ऐसे बरे-आज़म पर पहुंचा दिया जहां पर हर तरफ ज़रखेज़ ज़मीनें थी। अभी क्रिस्टोफर कोलंबस समझता है कि शायद वो इंडिया पहुँच चुका है, लेकिन वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुका था जहाँ पर रेड इंडियन जंगली कबाइल आबाद थे। ये वो लोग थे जो फितरत के बहुत ही करीब थे, जिनके पास ज़रखेज़ ज़मीनें तो थी लेकिन लड़ने की ताकत नहीं थी। और फिर यूरोप के गोरे लोग यहाँ पर आने लगे और हर तरफ इन्होंने लूट मार मचा दी। शुरू में तो यूरोपियन कंट्रीज समझ रही थी कि ये इंडिया है, लेकिन बाद में जब यूरोप का एक मशहूर जियोग्राफिक एक्सप्लोरर अमरीगो वहाँ पर गया, उसने बताया कि भाई ये इंडिया नहीं बल्कि ये तो एक नया बरे-आज़म है। और बाद में इसी जियोग्राफिक एक्सप्लोर के नाम पर ही इस बरे-आज़म का नाम अमेरिका रख दिया गया। और शुरू में तो तमाम यूरोपियन पावर्स जैसा कि ब्रिटिश एम्पायर, स्पेन और फ्रांस आपस में ही झगड़ा करने लगे कि अमेरिका का कौन सा हिस्सा किसके कंट्रोल में जाएगा। लेकिन बाद में ब्रिटिश एम्पायर ने बाकी तमाम यूरोपीय पावर्स को हरा कर पूरे अमेरिका पर कब्जा कर लिया और जो भी कबाइल वहाँ पर आबाद थे या तो उनको वहाँ से भगा दिया या फिर जान से ही मार दिया। और बाद में जब मादनियात निकालने के लिए इन गोरों को लेबर की ज़रूरत महसूस होने लगी तो इन लोगों ने अफ्रीका का रुख किया और वहाँ से लोगों को किडनैप करके या फिर कुछ लोगों को पैसे देकर खरीद कर अमेरिका की सरजमीन पर लाने लगे और उनसे जालिम बनकर काम करवाने लगे। तो इस तरह ब्रिटिश एम्पायर ने पूरे अमेरिका पर कब्जा जमा लिया और यहाँ से रिसोर्सेज को लूट कर अपने कैपिटल लंदन की तरफ लेकर जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर के गोरों और अमेरिका के गोरों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर के गोरे चाहते थे कि अमेरिका के तमाम रिसोर्सेज यानी गोल्ड और बाकी तमाम मादनियात को निकाल कर हमारे कैपिटल लंदन की तरफ भेजो ताकि हम ब्रिटिश एम्पायर को मज़ीद मजबूत बनाएं। लेकिन दूसरी तरफ वो गोरे जो पिछले कई दहाइयों से अमेरिका की सरजमीन पर आबाद थे, अब वो ये सारी चीज़ें देखते हुए तंग आ गए थे। अब उनका कहना था कि नहीं,
आपने यहाँ पर अमेरिका को बहुत लूट लिया, हम पिछले कई दहाइयों से यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे हालात यहाँ पर काफ़ी ख़राब हैं, इसलिए हम अब तुम्हारे को मज़ीद लूटने नहीं देंगे। हालांकि इस वक्त अमेरिका ब्रिटिश एम्पायर की ये कॉलोनी था, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर ने अमेरिका के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से अमेरिका के लोगों ने तंग आकर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ ही बगावत कर दी। और इनका सिर्फ एक ही नारा था कि हम अपनी दौलत, अपनी ज़मीन और अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे। और इसी नारे ने जन्म दिया अमेरिका के अंदर एक नए इनकलाब को। और फिर 1775 में अमेरिका और बरतानिया के दरमियान एक जंग छिड़ गई और इस वक्त अमेरिका के अंदर टोटल 13 रियासतें थी। और फिर 1776 में अमेरिका ने अपनी इन 13 रियासतों के साथ आज़ादी का ऐलान कर दिया। हालांकि जंग अभी भी जारी थी और इस पूरी जंग को लीड कर रहा था एक बहादुर फौजी जर्नैल जॉर्ज वाशिंगटन। वो सिर्फ एक फौजी जर्नल नहीं था, बल्कि वो शख्स था जिसने गुलामी और जुल्म की दीवारों के दरमियान एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम की बुनियाद डाली। और इनका हौसला इतना बुलंद था कि ब्रिटिश एम्पायर इनके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। तो 1783 में ब्रिटिश एम्पायर ने हार मान ली। तो इस तरह अमेरिका ने बरतानिया से अपनी आज़ादी छीन कर ले ली और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले सदर बने। लेकिन इस आज़ादी के बावजूद अभी तक अमेरिका पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि अमेरिका के अंदर अभी भी लाखों स्याफ़ाम लोग ऐसे थे जो अभी भी गुलाम थे। जहाँ पर एक तरफ गोरे लोग अब बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो वहीं पर जो काले लोग थे उनके तो बच्चों के बच्चे भी सफ़ेद फार्म लोगों के गुलाम थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो काले लोगों के दिलों में नफरत बढ़ना शुरू हो गई और अमेरिका की 13 रियासतों में से जो नदर्न और सदर्न स्टेट्स थी उनमें काले लोगों ने बगावतें करना शुरू कर दी। और फिर 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें सदर बने। और इस वक्त अमेरिका के अंदर सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि स्याफ़ाम लोगों ने गोरों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। और अब्राहम लिंकन के सदर बनते ही अमेरिका की जनूबी रियासतों ने अमेरिका से ये अलहदगी का ऐलान कर दिया। और ये वो रियासतें थी जिनका पूरा निज़ाम ही गुलामी पर चल रहा था, यानी इनकी पूरी मुआशियत खेतों में काम करने वाले काले अफ्रीकी गुलामों पर इन्हिसार करती थी। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने जब 1860 में इलेक्शन जीता तो इन्होंने गुलामी के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया। तो ऐसे में इन तमाम जनूबी रियासतों को यह ख़तरा महसूस होने लगा था कि कहीं अब्राहम लिंकन सदर बनने के बाद हमारा ये पूरा गुलामी का निज़ाम ही ख़त्म ना कर दें। तो इसीलिए इन्होंने अमेरिका से अलहदगी का ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अब्राहम लिंकन भी इस बात पर बाज़िद थे तो अपने मुल्क को टूटने नहीं देंगे। इसीलिए सबसे पहले इन्होंने वो रियासतें जिन्होंने बगावत की थी उनके अंदर से गुलामी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और डट कर सामने आ गए कि मैं भी देखता हूँ कौन मेरे मुल्क को तोड़ेगा। जिसका नतीजा ये निकला कि अब्राहम लिंकन के इक़्तिदार संभालने के सिर्फ 1 महीने के बाद ही पूरे अमेरिका के अंदर सिविल वार स्टार्ट हो गई। क्योंकि वो गोरे लोग जिन्होंने पिछले कई दहाइयों से अफ्रीका के लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ था, तो अभी वो उनको आज़ाद होता हुआ देख नहीं सकते थे। इसलिए इन तमाम गोरे लोगों ने अब्राहम लिंकन के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। और 1861 से लेकर 1865 तक, यानी अगले 4 सालों तक पूरे अमेरिका के अंदर सिविल वार चलती रही। और इन 4 सालों में अब्राहम लिंकन ने तमाम बागियों को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया और लाखों लोग इसके अंदर मारे गए। लेकिन आखिरकार जीत अब्राहम लिंकन की हुई। 1861 में सदर बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने गुलामी का ये निज़ाम सिर्फ उन्हीं रियासतों के अंदर से ख़त्म किया था जिन्होंने सबसे पहले बगावत की थी। लेकिन इससे सिर्फ 2 साल के बाद, यानी 1863 में अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के आइन के अंदर ही तरमीम कर दी और ये गुलामी के निज़ाम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन ये निज़ाम ख़त्म करने की कीमत अब्राहम लिंकन को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 14 अप्रैल 1865 की रात को जब अब्राहम लिंकन वाशिंगटन डीसी के एक थिएटर से ड्रामा देखकर घर वापसी आ रहे थे तो एक गोरा शख्स जो अब्राहम लिंकन का यह गुलामी का निज़ाम ख़त्म करने के शदीद ख़िलाफ़ था, उसने अब्राहम लिंकन के सर में गोली मार दी, जिसकी वजह से अगले चंद घंटों के अंदर ही अमेरिका के ये अजीम सदर की मौत हो गई। तो अभी अमेरिका के अंदर एक तरफ तो लोग सिविल वार को जीतने की खुशियां मना रहे थे और दूसरी तरफ अब्राहम लिंकन जैसे अजीम सदर को खोने का गम। लेकिन इस सिविल वार को जीतने के लिए अमेरिका ने इतने ज़्यादा हथियार बना लिए थे कि अब वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार रखने वाला कंट्री बन चुका था। और बाद में अमेरिका ने इन्हीं हथियारों को पूरी दुनिया के अंदर बेचना शुरू कर दिया। यानी आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की इकोनॉमी हथियारों की वजह से बूस्ट होने लगी। जब अमेरिका की थोड़ा ताकतवर होता गया तो पूरी दुनिया भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमेरिका की तरफ आने लगी। जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई तो अमेरिका ने खुद तो शुरू में इस जंग के अंदर एंट्री नहीं मारी, बल्कि जो लोग लड़ रहे थे
उन दोनों साइडों में हथियारों की सप्लाई देता रहा और खूब माल बनाया। और इसी तरह जब हिटलर ने वर्ल्ड वार 2 शुरू की, शुरू में अमेरिका ने इस जंग के अंदर एंट्री नहीं मारी, बल्कि यूरोप को कहा भाई ये आपका अपना मामला है, आप इनको आपस में निपटाओ, और पीछे बैठकर अपने हथियार बेचता रहा। वो तमाम सुपर पावर की तबाही को देखता रहा। लेकिन जब हिटलर ने खुद ही अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया तो फिर अमेरिका ने इस जंग के अंदर एंट्री मारी। और जैसे ही अमेरिका ने इस जंग के अंदर एंट्री मारी तो आहिस्ता आहिस्ता हिटलर का डाउनफॉल शुरू हो गया। और जब हिटलर को लगा कि वो ये जंग हार जाएगा तो उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से पूरे जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन अभी भी एक मुल्क ऐसा था जो अभी भी लड़ रहा था और वह सरेंडर करने के लिए किसी भी सूरत में नहीं मान रहा था। वो मुल्क था जापान, क्योंकि उस वक्त जापान का जो रूलर था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और उसने जापान के लोगों को इस तरह ट्रेन किया हुआ था कि हमने अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ना है, लेकिन सरेंडर नहीं करना। और जब अमेरिका जापान के खिलाफ लड़ लड़ के तंग आ गया तो फिर तंग आकर 1945 में अमेरिका ने जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए। और जैसे ही अमेरिका ने वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए तो पूरी दुनिया खौफजदा होगी कि भाई ये चीज़ क्या है जिसने उसके जापान के अंदर इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी है। और पूरी दुनिया अमेरिका से डर गई और यहाँ तक कि जापान ने भी सरेंडर कर दिया। तो अभी वर्ल्ड वार 2 शुरू होने से पहले तो दुनिया में काफ़ी सारी सुपर पावर थी, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई तो अमेरिका ही एक ऐसा कंट्री था जिसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा मजबूत थी, जिसके पास हथियार सबसे ज़्यादा थे, सबसे बढ़कर जिसके पास न्यूक्लियर हथियार थे। वो सोवियत यूनियन ने तो 1949 में जाकर बनाए थे, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के खात्मे के बाद सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर हथियार थे। इसीलिए पूरी दुनिया ने अमेरिका को एज आ सुपर पावर तस्लीम किया। और सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका ने जो सबसे घटिया चाल चली वो ये थी कि उसने पूरी दुनिया को इस बात पर सेटिस्फाई किया कि जितनी भी ग्लोबल ट्रेड है उसको आप यूएस डॉलर के ज़रिए से करें। और आज भी पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी आलमी तजारत है वो यूएस डॉलर के ज़रिए से होती है, जिसकी वजह से आज अमेरिका की मोनोपोली पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। उसका जिस मुल्क पर दिल करता है उस पर पाबंदियाँ लगा देता है, और जिस मुल्क पर पाबंदियाँ लगाता है उस मुल्क की पूरी इकोनॉमी का बेड़ा ही गर्क हो जाता है। लेकिन इसमें खुशकिस्मती की बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और चाइना एक सुपर पावर की तरफ आगे आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।